नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके चैनल एजुकेशन बाय डॉक्टर शमा के इस नए संस्करण में। आज हम इतिहास के एक महत्वपूर्ण विषय जो सभी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में रहते हैं, बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री के, उसके विषय में चर्चा करेंगे। आज हमारे चर्चा का विषय रहेगा भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत और पाषाण काल। भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत सभी यूनिवर्सिटी के सिलेबस का फर्स्ट पार्ट होता है। लगभग फर्स्ट यूनिट में यह विषय रहता है, व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो इसकी आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम चर्चा करेंगे स्टोन एज पाषाण काल की। तो बात करते हैं सोर्स ऑफ एशियन इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को दो भागों में अध्ययन की दृष्टि से बांटा गया है। पहला है पुरातात्विक स्रोत और दूसरे साहित्यिक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेचरी सोर्सेज। आप जैसा देख पा रहे हैं, ये एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है, जिसमें क्लियर बताया गया है कि भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, जिसमें पुरालेखीय स्रोत भी सम्मिलित है, इसे आगे 6 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है अभिलेख, दूसरा उत्खनन से प्राप्त अवशेष, सिक्के, मुद्राएं, मोहरें, स्मारक, मूर्तियां व मंदिर, शैल, चित्रकला। अब अभिलेखों को भी आगे 5 भागों में बांटा गया। मतलब अभिलेख 5 प्रकार के होते हैं: शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, मूर्तिलेख और ताम्र अभिलेख। अब पुरातात्विक स्रोतों में मेनली सिक्के और अभिलेख हम इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि इससे अधिकतर प्रश्न आते हैं। इंस्क्रिप्शन, अभिलेख। सबसे पहले प्रश्न अगर पूछेंगे तो यही पूछेंगे, अभिलेख किसे कहते हैं? किसी भी ठोस वस्तु, चाहे वो धातु हो, स्टोन हो, पत्थर हो, या ताम्र पत्र हो, या कागज हो, लकड़ी हो, किसी भी ठोस वस्तु पर लिखे लेख अभिलेख कहलाते हैं। तो ये डेफिनेशन तो हमें याद होनी ही चाहिए कि अभिलेख किसे कहते हैं। भारतीय पुरास्रोतों में अभिलेखों का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तिथि युक्त, यानी उस पर डेट जो होती है, एवं समसामयिक होने के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से इनका महत्व है। मतलब उस टाइम पीरियड के होते हैं और उसमें डेट लिखी होती है, इस कारण इसका महत्व अधिक हो जाता है, क्योंकि हमें उस टाइम पीरियड के बारे में पता चलता है। शासन विशेष के तिथि क्रम एवं उपलब्धियों की जानकारी इन अभिलेखों से मिलती है। इनसे संबंधित शासकों एवं व्यक्तियों का जो नाम उस पर लिखा होता है, जो है वो रूलर होता है, उसका नाम उस पर लिखा होता है, उसका वंश लिखा होता है, उसका टाइम पीरियड लिखा होता है, उसके अगर कोई अचीवमेंट है, तो जैसे समुद्रगुप्त है, वो वीणा बहुत अच्छा बजाता था, तो उसके सिक्कों पर जो है वीणा बजाते हुए जो है चित्र मिलता है। सबसे ज्यादा जो अभिलेख मिले हैं वे मौर्य शासक अशोक के टाइम पीरियड के काफी मिले हैं। इसके अलावा खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति, जिसके बारे में आपने काफी सुना होगा, प्रयाग प्रशस्ति जो समुद्रगुप्त के विजयों के बारे में जानकारी देती है, जिसको उसके दरबारी कवि हरिशेन ने लिखा था। अभिलेखों को लिखने की परंपरा, इंस्क्रिप्शन को लिखने की परंपरा मौर्य शासक अशोक के टाइम पीरियड से रेगुलर शुरू हुई। अशोक के अभिलेख खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में अधिक मिले हैं। अशोक के ये लेख जो है वो शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, तीनों ही प्रकार के अभिलेख मिलते हैं। अशोक के ये जो अभिलेख है उससे हमें उस टाइम पीरियड की कला का जानकारी मिलती है। ये अभिलेख लंबे कलात्मक स्तंभों व शिलाओं पर
उत्कीर्ण होते थे। उत्कीर्ण होना मतलब खुदे होते थे। जूनागढ़ का रुद्रदमन का शिलालेख भी काफी प्रसिद्ध है। स्तंभ लेखों में अशोक के अलावा चंद्र का मेहरौली स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति प्रमुख है। ताम्र लेखों में गुप्तों के इतिहास की जानकारी मिलती है, तो ताम्र लेख भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभावती गुप्त का ताम्र लेख विशेष उल्लेखनीय है क्योंकि उसमें उसके द्वारा दिए गए दान का उल्लेख मिलता है, जो इस बात को बताता है कि उस टाइम पीरियड में महिलाएं भी भूमि का दान किया करती थी। गुहा लेखों में अशोक के बराबर गुहा लेख, दशरथ के नागार्जुनी गुहा लेख, सातवाहनों के नासिक व नानाघाट गुहा अभिलेख प्रमुख महत्वपूर्ण है। कई मूर्तियों के ऊपरी भाग या बीच में या नीचे भी कई अभिलेख मिलते हैं, जिससे उस मूर्ति के विषय में, उस टाइम पीरियड के शासक के विषय में या जिसने उसको बनाया उसके विषय में काफी जानकारी मिलती है। ऐसे अभिलेख मूर्ति लेख कहलाते हैं। अभिलेखों के द्वारा विभिन्न शासकों के समय की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी भी मिलती है और उस टाइम पीरियड के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में जानकारी देने में इन इंस्क्रिप्शन का, अभिलेखों का विशेष महत्व है। तो क्वेश्चन क्या पुटअप हो सकता है कि अभिलेख किसे कहते हैं, अभिलेखों का क्या महत्व है, या पुरातात्विक स्रोतों के बारे में आप क्या जानते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में सिक्के, कॉइन्स का भी अपना विशेष स्थान है। ये भी प्राचीन इतिहास के जानने के महत्वपूर्ण सोर्सेज में आती हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में सिक्कों का विशेष योगदान है। इनसे शासकों के नाम, तिथियां, चित्र, वंश परंपरा, धर्म, गौरवपूर्ण कार्यों, कला, शासक की रुचियों आदि की जानकारी प्राप्त होती है। गुप्तकालीन सिक्के से हमें उस टाइम पीरियड के महत्वपूर्ण इवेंट्स, घटनाओं के बारे में भी पता चलता है। समुद्रगुप्त के वीणा वादक एवं व्याघ्र टाइटल के बारे में जानकारी हमें उनके सिक्कों से ही प्राप्त हुई है। इसी प्रकार कुमारगुप्त के कार्तिकेय प्रकार के सिक्के उसके शैव अनुयायी होने के बारे में जानकारी देते हैं। सिक्कों से शासकों के राज्य विस्तार, उसके आर्थिक स्तर, धार्मिक विश्वास, कला, विदेशी व्यापार आदि के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पहले प्राप्त होने वाले सिक्के चांदी व तांबे के थे। इन पर केवल चित्र बने हुए थे। इन्हें पंचमार्की या आहत सिक्के कहते थे। अब क्वेश्चन आ सकता है, पंचमार्की सिक्के किसे कहते हैं। पंचमार्की का मतलब होता है, मार्क का मतलब होता है सील। गरम जो धातु होती थी उस पर प्रेशर देकर जो है चित्र अंकित कर दिए जाते थे, इसीलिए इनको पंचमार्की सिक्के या आहत सिक्के कहा जाता है। मौर्यों के बाद हिंदी यूनानी शासकों ने लेख युक्त सिक्के, मुद्राएं प्रारंभ की, मतलब उन सिक्कों पे कुछ लिखा होता था। कुषाणों के समय स्वर्ण और ताम्र सिक्के प्रचलित हुए। सोने के सिक्के चलाने का जो श्रेय अगर दें भारत में तो कुषाणों को जाता है। गुप्त काल में स्वर्ण एवं चांदी की मुद्राएं चलती थी। सिक्कों पर राजा के नाम, राज चिन्ह, धर्म चिन्ह व तिथि यानी समय अंकित होते थे। कुछ विशेष घटनाओं की जानकारी भी सिक्कों से मिलती है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अश्व व यूप के चिन्ह हैं व अश्व मेघ पराक्रम लिखा है। इससे इस बात की जानकारी होती है कि उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। इन सिक्कों पर उनकी वीणा बजाते हुए जो चित्र मिलता है तो उससे पता चलता है कि उनकी संगीत में रुचि थी। इसी प्रकार बयाना राजस्थान और जोगलथम्बी नासिक से सिक्के के ढेर मिले हैं। ये सिक्के शक सातवान संघर्ष की जानकारी देते हैं। गौतमीपुत्र ने शकों के सिक्कों पर अपना नाम अंकित करवाया और उन्हें जारी करवाया। यह प्रश्न अब पूछा जा सकता है कि सिक्कों का क्या महत्व है। तो सिक्कों से प्राचीन कालीन
महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक विश्वासों को जानने में सिक्के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे तिथि क्रम निर्धारण में, धार्मिक विश्वासों की जानकारी प्राप्त करने में, उस टाइम पीरियड की कला को जानने में, व्यापार एवं आर्थिक स्तर की जानकारी प्रदान करने में, साम्राज्य की सीमाओं को जानने में इनका महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्यों को उजागर कर सकते हैं। इसमें शासकों के वंशक्रम, शासकों की पदवियां, शासकों की रुचियां, उनकी विजयों, यज्ञों या कुछ विशेष घटनाएं अगर हुई हैं तो उनके विषय में जानने में भी सिक्कों का विशेष महत्व रहता है। वह विज्ञान जिसमें सिक्कों का अध्ययन किया जाता है उसे मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेट कहा जाता है। तो यहाँ पर मुद्रा शास्त्र किसे कहते हैं, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोतों की। प्राचीन काल के ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में साहित्यिक स्रोतों का क्या महत्व है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इन सब विषय के बारे में अब जानेंगे। क्योंकि प्रश्न यहाँ पर महत्वपूर्ण बनता है कि साहित्यिक स्रोत कौन से हैं, इसका क्या महत्व है। तो साहित्यिक स्रोतों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, देशी स्रोत और विदेशी स्रोत। देशी स्रोत मुख्यतः आगे दो भागों में बांट देते हैं, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य वह साहित्य जो धर्म से संबंधित है। इन्हें दो भागों में वापस बांटा है, ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मणों उत्तर ग्रंथ। देशी साहित्य में सबसे पहले आता है धार्मिक साहित्य और धार्मिक साहित्य में भी आता है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अंदर सबसे पहले वेदों को लेते हैं, पुराणों को, उपनिषद, वेदांग, रामायण, महाभारत आदि को शामिल किया जाता है। जितना भी लिटरेचर है, जितना भी साहित्य है, ये उस टाइम पीरियड के विषय में जानकारी के महत्वपूर्ण सोर्सेज हैं जो हमें उस टाइम पीरियड के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विषयों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। ये चाहे डायरेक्ट जानकारी नहीं दे, लेकिन घटनाओं का जब ये व्याख्या करते हैं तो उसमें उस टाइम पीरियड की समस्त परिस्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो ही जाती है। सबसे पहले प्रश्न है कि वेद कितने होते हैं। तो भाई वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इन वेदों में होता क्या है, तो बेसिकली इसमें जो है देवी देवताओं की स्तुति की गई है। ऋग्वेद में जो है वो देवी देवताओं की स्तुति करने के लिए श्लोक कहे गए हैं। ये श्लोक देवी देवताओं की प्रार्थना के रूप में है। इसमें कुल 10 मंडल है और कुल जो है 1028 सूक्त इसमें शामिल है। तो ऋग्वेद जो है देवी देवताओं की स्तुति से संबंधित है, वही यजुर्वेद जो है वो यज्ञों से संबंधित है। यज्ञ कैसे होंगे, कितने प्रकार के होंगे, उसकी वेदी क्या होगी, उसमें हवि कौन सी होगी, इन सभी का उल्लेख मिलता है। सामवेद में भी छंदों को गायन रूप में प्रस्तुत किया गया है, उसमें भी देवी देवताओं की स्तुति ही की गई है। हमारा शास्त्रीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत सामवेद पर ही आधारित है। अंतिम वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी, इसीलिए इसका नाम अथर्ववेद है। इसमें विभिन्न विषय जैसे ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि का प्रयोग, शत्रुओं का दमन, रोग निवारण, तंत्र मंत्र जैसे विषय शामिल किए गए हैं। तो वेद कितने प्रकार के होते हैं, इसमें किस बातों का उल्लेख है, ये प्रश्न अलग से शॉर्ट में पूछा जा सकता है। ब्राह्मण साहित्य में अगला है उपनिषद। उपनिषद मूल रूप से गूढ़ विषयों एवं नैतिक आचरण नियमों की जानकारी देने वाले ग्रंथ हैं। वैसे ही आर्णक्य भी ग्रंथ ब्राह्मण साहित्य में ही आते हैं, जो बेसिकली जंगलों में ऋषि मुनियों द्वारा लिखे गए। इसमें दार्शनिक विषयों का उल्लेख मिलता है। अगला ब्राह्मण ग्रंथ है वेदांग। वेदांत साहित्य की रचना वैदिक साहित्य को भली प्रकार से समझने के लिए की गई है।
जिनकी संख्या 6 है, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष शामिल है। वेदों के उपरांत विभिन्न ऋषि मुनियों द्वारा स्मृति ग्रंथों की रचना की गई। इनमें मनुस्मृति व याज्ञवल्क्य स्मृति प्रमुख है। रामायण और महाभारत भारतीय इतिहास की जानकारी के विश्वकोश माने जा सकते हैं। इनमें समाज, धर्म, राजनीति, ऐतिहासिक जानकारी मुख्य रूप से प्राप्त होती है। इसके अलावा पुराण भी प्राचीन कालीन इतिहास जानने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जिनकी संख्या 18 है, जिसमें विष्णु पुराण, वायु पुराण, भगवत पुराण, मत्स्य पुराण प्रमुख माने जाते हैं। बात करते हैं जैन साहित्य की। जैन साहित्य में आगम सबसे प्रमुख है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकरण, 6 छंद सूत्र आदि सम्मिलित है। इनकी रचना 14वीं शताब्दी पूर्व से 6ठी शताब्दी के लगभग मानी जाती है। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है। अन्य जैन ग्रंथों में कथाकोश, परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र आदि प्रमुख हैं, जिनसे ऐतिहासिक विवरण प्राप्त होते हैं। आचरांग सूत्र में जैन साधुओं के आचरण व्यवहार से संबंधित नियमों का संकलन है। परिशिष्ट पर्वन में तत्कालीन राजाओं, जैन मुनियों के संबंधों के बारे में जानकारी मिलती है। भद्रबाहु चरित्र में जैन मुनि भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की अंतिम समय की घटनाओं का वर्णन मिलता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जैन साहित्य भी महत्वपूर्ण प्राचीन इतिहास को जानने के सोर्सेज हैं। अब बात करते हैं बौद्ध साहित्य की। प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में बौद्ध साहित्य की प्रमुख भूमिका रही है। बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है। त्रिपिटकों की संख्या 3 है: सूक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूक्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के भिक्षु भिक्षुणियों के नियम हैं, तो अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म का दर्शन है। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथों में जातक कथाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ऐतिहासिक लिटरेचरी सोर्सेज के रूप में जातक कथाएं गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं की तात्कालिक सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक पक्षों की जानकारी देती है, जिसकी संख्या 549 के लगभग है। पाली भाषा के अन्य ग्रंथों में मिलन पन्हो, दीपवंश, महावंश प्रमुख है। मिलन पन्हो में यूनानी आक्रमणकारी मिनांडर व बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्ता का वर्णन है, जबकि दीपवंश व महावंश में सिंहल द्वीप के इतिहास का वर्णन मिलता है। पाली भाषा के अलावा संस्कृत भाषा में भी बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं। महावस्तु ग्रंथ गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर आधारित ग्रंथ है, जबकि ललित विस्तार में लेखक ने गौतम बुद्ध को देवीय शक्ति के रूप में बताया है और उनके अद्भुत कार्यों से संबंधित जीवन व्रत अंकित किए हैं। मंजुश्री, मूल कल्प, अश्वघोष का बुद्ध चरित्र एवं सौंदरानंद काव्य से भी ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र एवं शिक्षाओं की जानकारी लिखी गई है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यदान में सत्कर्म एवं विरोचित कार्यों का वर्णन है। अब बात करते हैं धर्मेत्तर साहित्य की। धर्मेत्तर का अर्थ होता है धर्म के इतर जो भी साहित्य, जो भी लिटरेचर लिखा गया उसको इस श्रेणी में रखा जाता है, जिसमें ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक, शुद्ध साहित्य ग्रंथ, नाटक, कथाकोश, काव्य आदि को सम्मिलित किया जाता है। इसमें विदेशी यात्रियों के विवरण को भी सम्मिलित किया गया है। कलंड की राजतरंगी विशुद्ध रूप से ऐतिहासिक ग्रंथों में आती है, जो 1150 ईस्वी के लगभग की जानकारी प्रदान करती है, जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। इसी प्रकार विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य का अर्थशास्त्र, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड
के विषय में जानकारी प्रदान करता है। इसी तरह बहुत से उस टाइम पीरियड के विद्वान हुए, जैसे बाण भट्ट का हर्षचरित्र, वाकपति का गौंडव्यूह, विलन का विक्रमादेव चरित्र, जयसिंह का कुमारपाल, जयानक की पृथ्वीराज विजय आदि प्रमुख ग्रंथ है। विशुद्ध ग्रंथों में नाटक, व्याकरण ग्रंथ, टीकाएं, काव्य, कथा, साहित्य कोश भी महत्वपूर्ण साहित्यिक ग्रंथों में शुमार होते हैं, जो प्राचीन काल के बारे में जानकारी देते हैं, जैसे पाणिनि का अष्टाध्याय, पतंजलि का महाभाष्य, गार्गी संहिता, कालिदास का मालविका अग्निमित्र, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, शूद्रक का मत्स्यकटिकम, विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा आदि ग्रंथ ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। कथा साहित्य में नीति सार ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये सारे वे ग्रंथ हैं जो उस टाइम पीरियड के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। क्षेत्रीय साहित्य भी, जैसे तमिल साहित्य में संगम साहित्य आदि भी उस टाइम पीरियड के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत है। राजस्थानी भाषा के ग्रंथों में चंद्र बरदाई की पृथ्वीराज रासो, पद्मनाभ का कारणदेव प्रबंध, बिट्टू सूजा का राव जयसिंह चंद्र, सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर, नैन्सी का नैन्सी ख्यात, बाकीदास की ख्यात आदि प्रमुख ग्रंथ हैं। विदेशी विवरण भी साहित्यिक स्रोतों में ही शुमार होते हैं। प्राचीन काल से ही भारत में सांस्कृतिक आर्थिक उपलब्धता के कारण कई विदेशी यात्री आए और उन्होंने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा। उनके विवरण भी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जो उस टाइम पीरियड के विषय में जानकारी देते हैं। इनमें यूनानी, चीनी, तिब्बती यात्री आए और उन्होंने अपने यात्रा वृतांत लिखे। यूनानी लेखकों में टेसियस, हेरोडोटस, नियार्कस, एरिस्टोबुलस, ऑर्निक्रिस्ट, स्ट्रेबो, एरियन प्रमुख हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक मैगस्थनीज, यूनानी राजदूत, जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में आया था, इंडिका है। यूनानी विवरणों में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन, समाज एवं आर्थिक स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। ये प्रमुख ग्रंथ हैं जो उस टाइम पीरियड के विषय में जानकारी देते हैं। इसी प्रकार चीनी विवरण भी मिलता है, जिसमें फाइयान, हैंसांग, इतिंगसांग के वृतांत महत्वपूर्ण है। ये चीनी यात्री थे जो बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी हेतु भारत आए और उन्होंने अपने यात्रा वृतांत लिखे, जो उस टाइम पीरियड के विषय में जानकारी के प्रमुख स्रोत है। हैंसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। उसने अपनी पुस्तक सियुकी में भारत के समकालीन इतिहास का वर्णन लिखा है। इसी प्रकार नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालयों में अनेक चीनी यात्री आए, उन्होंने अपने वृत्तांत लिखे। भारतीय इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण साधन हैं। इस प्रकार हमने देखा है कि इसमें हमें भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों का पूर्ण विवरण मिल जाता है। तो क्वेश्चन बड़ा ही यही आता है कि भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत बताइए। पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं, साहित्यिक स्रोत किसे कहते हैं, सिक्कों का क्या महत्व है, अभिलेख क्या होते हैं, ये सब इस यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, तो हम आने वाली क्लास में स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे और मेनली पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक पीरियड को पढ़ेंगे, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आज की क्लास कैसे लगी कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। अगर कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये नई नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी देगी। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। डॉक्टर शमा को शुक्रिया।